हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली लास्ट वीडियोस में हमने C++ के कोर्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लिया है। C++ का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसकी हमने डिस्कशन करी। C++ को क्यों लाया गया इसके बारे में भी हमने देखा। C++ के कितने पैराडाइम्स होते हैं इनके बारे में भी हमने डिस्कशन की। और उसके बाद हम C++ का कोड किस IDE पे लिखेंगे ये सारा सेटअप हमने पिछली 3 वीडियोज़ में कवर कर लिया है। अब हम C++ के जो बेसिक कोड होते हैं जो हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम C++ के कंप्लीट कोर्स को स्टार्ट करें, जब हम चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें तो हमें उस हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब भी आप C++ का कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम भी अगर आप लिखते हो ना तो उसके अंदर आप कुछ लाइन्स ऑफ कोड होते हैं जो कि आप हर जगह पे यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को पता नहीं होता कि उनका मतलब क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमें बस ये पता होता है कि भाई ये हम ज़रूर लिखेंगे और क्योंकि ये C++ का एक रूल है, प्रोसीजर है, तो हमें लाजमन लिखना होता है। लेकिन भाई क्यों यूज़ कर रहे हो, उसमें एक एक लाइन का मतलब क्या है, उसका नाम क्या है, अगर ना यूज़ करें तो क्या होगा। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस पूरे के पूरे लाइंस ऑफ कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का मतलब क्या है। प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे डेव की आईडी खोल के उसके अंदर न्यू फाइल के अंदर एक पूरा का पूरा कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसी को हम समझने वाले हैं। इसको समझ के जो है ना कुछ लाइंस ऑफ कोड प्रिंट कराएंगे कि किस तरीके से अगर हम इन लाइनों को ना यूज़ करें तो कौन से एरर आ सकते हैं और उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है #include IOStream जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है। अब देखो, अगर मैं इस पूरी लाइन को कहूँ तो ये हमारी जो पूरी लाइन होती है ये है हमारा हेडर फाइल, लेकिन इसके अंदर ये जो #include है ना, इसे आप कहते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहते हो? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये आपके पास एक कमांड होती है, ठीक है ना, सिर्फ #include की बात कर रहा हूँ। ये आपके पास एक कमांड है जो कि आपके कंपाइलर को बता रहा है कि भाई इस प्रोग्राम को रन होने से पहले या कंपाइल होने से पहले इसके अंदर आप IOStream के नाम से एक लाइब्रेरी ऐड कर दो। ठीक है ना। अब क्यों ऐड करनी है वो इसलिए, अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे I लिखा हुआ है और उसके बाद O लिखा हुआ है। I का मतलब है इनपुट और O का मतलब है आउटपुट, और ये जो स्ट्रीम है इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ डेटा। अब आप इसको कह रहे हो कि भाई प्रोग्राम को रन होने से पहले इस लाइब्रेरी को ऐड कर दो। अब ये आप किसको कह रहे हो? जब आप ये लाइन लिखते हो ना तो ये लाइन ऑटोमेटिकली कंपाइलर को बताती है कि भाई इस लाइन को या इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो भी मैं इसके अंदर लिखूं, इसको कंपाइल होने से पहले, इसको रन होने से पहले, इसको चेक करने से पहले, सबसे पहले इसके अंदर ये वाली लाइब्रेरी ऐड करो। क्यों ऐड करनी है? ताकि हम इनपुट और आउटपुट को यूज़ कर सकें, ताकि हम इनपुट और आउटपुट को अपने फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, उनके फंक्शंस को हम अचीव कर सकें। क्लियर है? ठीक है ना। #include क्या है आपके पास? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब जो भी आपके पास, जब भी आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे ना C++ के, उसमें आप बहुत सारे डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, जिसमें आपके पास आता है #define आता है, #if definition आता है, #definition if आता है। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। और IOStream आपके पास क्या है? ये आपके पास लाइब्रेरी है। बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज होती हैं जो आप इन्हीं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करते हो। और स्पेशली इसको क्यों यूज़ कर रहे हो? ताकि आप प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको std के बारे में बताता हूँ। std स्टैंड करता है कंप्लीट वर्ड स्टैंडर्ड के लिए। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो कि क्या करती है, IOStream से आने वाली डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, ऑब्जेक्ट्स को क्या करके रखती है? लेबल बना के देती है। देखो, अगर हमारी क्लास में या हमारे पूरे स्कूल में 2 बच्चों के नाम सेम हो, लाइक अली, और हम में से कोई भी जाके पुकारे अली, तो हम मतलब किस अली को पुकार रहे हैं, क्लास A वाले को या क्लास B वाले को? ठीक है ना। तो हमें वहाँ पे क्या देना पड़ेगा? लेबल देना पड़ेगा, भाई क्लास A वाला अली। ठीक है ना। तो हम अगर अपने
प्रोग्राम के अंदर किसी भी आइडेंटिफायर का नाम यूज़ कर रहे हैं, लाइक सी आउट यूज़ कर रहे हैं या सी इन यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं या किसी भी क्लास का नाम ले रहे हैं, तो वो क्लास कौन सी है उसको लेबल कौन देता है? उसको लेबल देता है ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्योंकि हो सकता है हम जो सी आउट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, मे बी हम अपना भी सी आउट यूज़ कर लें, हम अपना भी सी आउट बना लें, तो कौन सा सी आउट हम यूज़ कर रहे हैं, STD वाला या वो जो हमने बनाया है? तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इस चीज़ को लेबल देने के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेम स्पेस क्या करता है? नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर के नाम होते हैं, फंक्शन के नाम हो गए, ठीक है ना, वेरिएबल्स के नाम हो गए, क्लासेस के नाम हो गए, डिफरेंट चीज़ों के जो नाम होते हैं ना, उनको ग्रुप में रखता है। मतलब जो वेरिएबल्स के नाम होंगे वो वेरिएबल में रखेगा, ठीक है ना, वेरिएबल के कंटेनर में रखेगा। जो फंक्शन के नाम होंगे उनको फंक्शन के कंटेनर में रखेगा। जो क्लासेस के नाम होंगे वो क्लासेस के कंटेनर में उसको रखेगा। क्यों रखेगा? ताकि नेम कन्फ्लिक्ट ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हम एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी सिमिलर नाम की चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ें कस्टम भी बनाते हैं, तो कस्टम को डिफरेंट लेबल लगता है। लेकिन अगर हम लेबल नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? प्रोग्रामिंग में एरर आएगा और यहाँ पे बग क्रिएट हो जाएंगे या फिर हमें डिफरेंट टाइप के एरर्स मिलेंगे। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम यहाँ पे नेम स्पेस को यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ होता है डिफरेंट आइडेंटिफायर्स को ग्रुप में रखने के लिए, ठीक है ना। अब नेम स्पेस क्या है? बेसिकली एक कंटेनर है जो सब आइडेंटिफायर्स को अलग अलग ग्रुप में रखता है। वेरिएबल्स को वेरिएबल के ग्रुप में, फंक्शन को फंक्शन के ग्रुप में, ठीक है ना, क्लासेस के नामों को क्लासेस के ग्रुप में। इस तरीके से ये क्या करता है? डिफरेंट चीज़ों को ग्रुप में करता है। तो आई होप कि आपको ये जो दोनों लाइनें हैं इनका यूज़ आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इनपुट आउटपुट डिफरेंट फंक्शंस के नाम मिलेंगे, ठीक है ना, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगे, लेकिन उनको लेबल कौन लगाएगा? उनको लेबल लगाएगा हमारा ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आप यूजिंग नेम स्पेस को यूज़ नहीं करते तो आपके पास कौन सा एरर आएगा। अगर आप ये यूज़ ना करें तो कैसे आप जो है ना अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। और बड़े प्रोग्राम में इस लाइन को मतलब यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। क्यों यूज़ नहीं किया जाता ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद इंट मैन। अब बेसिकली यहाँ पे इंट जो है ये हमारे पास रिटर्न टाइप होता है और मेन जो है ये हमारे पास फंक्शन है, और ये मोस्टली हमारे पास एंट्री फंक्शन होता है। मतलब कि जब आप पूरा प्रोग्राम बना लोगे, ठीक है ना, सपोज़ करो आपने कोई भी एक गेम बना ली या कोई भी चीज़ बना ली, जब वो पूरा प्रोग्राम बनाओगे और उस प्रोग्राम को जब आप अपने सिस्टम के अंदर रन करवाओगे ना, तो आपका जो कंप्यूटर है ना वो उस प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो करेगा ये मेन फंक्शन से। मतलब मेन फंक्शन के थ्रू वो एंटर होगा। ये यूँ समझो कि आपके प्रोग्राम का मेन गेट है। अगर ये नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैं मतलब कहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? एंट्री फंक्शन है या एंट्री पॉइंट है। अच्छा, ये हमारे पास जो होता है इसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या कर्व ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे किसी भी फंक्शन या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप वगैरह का ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे पास जो भी एक्चुअल कोड होगा ना वो हम इसी बॉडी के अंदर लिखेंगे, मतलब इस कर्व ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसके बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। अच्छा, रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। अब अगर कोई एरर आए तो वो आप चेक करके हमें बता देना, बाकी हमारी तरफ से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे आप 1 दोगे तो 1 में मे बी क्या होगा कि भाई ये समझो कि हमारे प्रोग्राम को हम बता रहे हैं या कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है। -1 भी होता है, ठीक है ना। डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका स्पेशली मतलब क्या है? इसका स्पेशली मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं या कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है, अब तुम इसको चलाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। इसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट के जो चीज़ें होती हैं ना, सी इन या सी आउट, ये मोस्टली फंक्शन नहीं है हमारे पास, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी जहन में रखना है, इसकी स्टडी कर लेना। ओके, उसके बाद नेम स्पेस क्या है? ये हमारे पास एक कंटेनर होता है जो कि आइडेंटिफायर के नामों को ग्रुप करके रखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद STD क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि लेबल लगाती है डिफरेंट आइडेंटिफायर के नामों को, ठीक है। मेन क्या है? हमारे पास एंट्री पॉइंट है, एंट्री फंक्शन है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD ना यूज़ करूँ तो कौन सा एरर आ सकता है? मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो, सी आउट मुसफ एस मेंटोर, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करके
इसको मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है, ठीक है ना। सेव करने के बाद हम इसको रन करवाएंगे, कोई भी नाम दे देते हैं क्लास 4, ठीक है ना। इसको मैं सेव करता हूँ और F11 प्रेस करके डेव C++ के अंदर आप इसको कंपाइल और रन करवा सकते हो, ठीक है ना। मैंने F11 प्रेस कर लिया है और ये कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद ये रन होगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, आई होप कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये, ठीक है ना। देखो हमने जो लिखा था वो प्रिंट हो चुका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो यूजिंग नेम स्पेस std है ना, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ या मैं इसको हटा देता हूँ। आप बोलेंगे सर कमेंट आउट क्या होता है, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब एरर कौन सा है पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे टर्मिनल में देखोगे ना तो ये आपको बताएगा सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। आई बात समझ में? मतलब अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस को छोड़ो, अगर आप std नहीं यूज़ करोगे ना तो आपके पास ये वाला एरर आएगा। अब आपको पता है, आप अगर वो नहीं लिखते ना तो आप फिर भी इसको चला सकते हो एक चीज़ से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बस आप यहाँ पे std लिखो और यहाँ पे डबल कॉलन दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि std से सी आउट को यूज़ करो, मतलब हमने लेबल दे दिया है भाई std वाला सी आउट यूज़ करो। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। देखो ये प्रॉपर तरीके से चल चुका है। मतलब अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं भी यूज़ कर रहे हैं ना तो भी आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। देखो दोबारा वही एरर, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। दोबारा ये पूछ रहा है भाई कौन सा सी आउट यूज़ कर रहे हो, हम इसको दोबारा बताएंगे std। भाई std वाला सी आउट यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो ये रन हो चुका है। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि भाई मतलब जितनी दफ़ा भी मैं सी आउट को यूज़ करूँगा मुझे हर दफ़ा इसको std से मतलब बताना पड़ेगा। इससे अच्छा नहीं है मैं ऊपर जाके वो वाली लाइन लिख दूँ, ठीक है ना। कौन सी? यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये क्या कहेगा कि भाई आपको बार बार जो है ना ये std लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसको बता देगा कि भाई वहाँ पे जो हमने std लिखा है ना वहाँ से ये चीज़ें उठाओ, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि क्यों हम यूजिंग नेम स्पेस std को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम में तो सही है, लेकिन जब आपके पास एक कोई सीरियस एप्लीकेशन होती है ना जो आपको किसी क्लाइंट को डिलीवर करनी होती है, उसका कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं यूज़ करते, क्योंकि समटाइम्स नेम कन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हो जहाँ पर कन्फ्लिक्शन हो रही होती है। तो आपको अवॉइड करना है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो, और यही अच्छे प्रोग्रामर्स करते हैं। तो आई होप के आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हैं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया और आज समझाया, एक एक लाइन मैंने आपको डीपली समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको समझ में आई है। अब हम जो है ना अगली वीडियो में अपने कोर्स को प्रॉपर तरीके से अगले कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते जाएँ और इसकी हर एक चीज़ को सही तरीके से समझते जाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।